हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे श्याम श्याम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। आज की इस सेशन में हम पॉलिटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो राज्यसभा से संबंधित हैं। देखिए, इसके पहले हमने जो है राष्ट्रपति और लोकसभा से संबंधित जितने भी प्रश्न जो है वो बीपीएससी के द्वारा बिहार के गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए थे, उन सभी को हमने डिस्कस कर लिए हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को जो है वो लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप सारी वीडियो को चेक इन कर सकते हैं। पॉलिटी के अलावा ईवीएस और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस सभी के क्वेश्चन आपको जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वहाँ से प्लेलिस्ट आप चेक करके आप सभी को पढ़ सकते हैं। ठीक है, निश्चित ही जो है वो क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। सब के सब जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपकी एग्ज़ाम की तैयारी में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो आप सभी जो है वो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आपको डेली क्लास की पीडीएफ चाहिए और ई बुक चाहिए तो आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर हमने जो है वो बिहार स्पेशल की ई बुक और हमारा जो है घटना चक्र की ई बुक और जो है जो हमारा यूथ कंपटीशन की जो ई बुक है वो ई बुक फॉर्मेट में हमने वहाँ पे उपलब्ध करा दी है। आप वहाँ से प्राप्त करके आप अपनी पढ़ाई को और अच्छे से कर सकते हैं। साथ ही साथ आप एनसीईआरटी को ज़रूर पढ़िएगा। अगर आपको एनसीईआरटी की पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं सभी क्लासेस की जो है वो पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने आप सभी से एक सवाल दिया था होमवर्क के लिए और बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा जवाब दिया है। ठीक है, तो हमने पूछा था कि आपको इस सवाल का जो जवाब है वो आपको देना है। ठीक है, तो आप में से जो है बहुत लोगों ने सही जवाब दिए थे और इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, राज्यसभा में जो है वो 250 सदस्य होते हैं, जिसमें से 12 जो है वो राष्ट्रपति जो है वो मनोनीत करता है। ठीक है, राष्ट्रपति जो है वो 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। ठीक है, अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ साथ में शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा में जो है वो प्रतिनिधित्व जो है वो शामिल है किसके द्वारा। देखिए, भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य का जो है वो शामिल है कि नागरिकों द्वारा सीधे चुने गए सदस्य शामिल हैं, या अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, इसमें से 2 ऑप्शन आपके सही होंगे। कैसे सही होंगे तो मैं आपको बता देता हूँ। पहला तो होगा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं वो होता है, उनका भी प्रतिनिधित्व जो होता है वो शामिल होता है किसमें, राज्यसभा में। और जो हमारा सी विकल्प है, देखिए, अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों के द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य, तो ये दोनों जो है वो राज्यसभा में जो है प्रतिनिधित्व में शामिल होते हैं। इसीलिए जो हमारा सवाल होगा वो उसका जवाब जो है डी विकल्प हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि यहाँ पे 2 विकल्प शामिल होते हैं। ठीक है, इसीलिए हमारा डी विकल्प जो है उपयुक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा। और ये जो सवाल है हमारा वो 68वीं बीपीएससी प्री 2023 में पूछा गया सवाल है। देखिए, अगर हम बात करें तो हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि हमारे संविधान के अनुसार जो है वो राज्यसभा का कार्यकाल जो होता है वो कितने वर्ष का होता है। तो देखिए, राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है। ठीक है, राज्यसभा जो है वो कभी भंग नहीं होती है और इसका कोई कार्यकाल नहीं होता है। इसके सदस्यों का जो है वो कार्यकाल होता है 6 वर्ष के लिए। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि प्रत्येक 2 वर्ष पर इसके जो है वो 1/3 सदस्य जो है वो इनकी सेवा समाप्त हो जाती है और दूसरे लोग जो है वो इनकी जगह ले लेते हैं। तो एक प्रकार से जो है ये हमारा राज्यसभा जो है वो एक अस्थाई सदन है। ठीक है, तो इसका विकल्प जो है वो डी हो जाएगा, समाप्त होने का विषय नहीं है। ठीक है, राज्यसभा जो है वो समाप्त नहीं होती है। ठीक है, तो ये 48वीं से लेके 52वीं बीपीएससी प्री 2028 में पूछा गया सवाल है। याद रखिएगा कि राज्यसभा जो है वो परमानेंट सदन है। ठीक है, और वो कभी बर्खास्त नहीं होती और ना इसकी समय सीमा कोई है। देखिए, कार्यकाल जो है जैसे लोकसभा का 5 साल का होता है, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि राज्यसभा का 6 साल पर टिक कर देते हैं। 6 साल उसके सदस्यों का जो है कार्यकाल है, राज्यसभा का कार्यकाल नहीं है। तो दोस्तों ये आप याद रखिएगा, यहाँ पर आप गलती मत करिएगा। देखिए, अनुच्छेद 83(1) के अनुसार राज्यसभा का विघटन नहीं होगा, अर्थात यह एक अस्थायी सदन है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, और इस प्रकार राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष के लिए होता है। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है कि धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है। धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा से होती है। ठीक है,
लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिन के भीतर विधेयकों को पारित करना होता है। और आखिरी जो होता है कि राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिशों के साथ उसे लोकसभा को लौटा सकती है। तो देखिए इसमें जो बी विकल्प है, कौन सा बी विकल्प, ये हमारा सही नहीं है, क्योंकि जो धन विधेयक होता है वो केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। ठीक है, इसीलिए जो है हमारा बी विकल्प जो है सही नहीं है। बाकी हमारा ये भी हमारा सही है और ये भी ए, सी और डी जो है ये सारे सही हैं, लेकिन हमारा जो बी विकल्प है वो सही नहीं है। ठीक है, अब ये जो सवाल था हमारा वो 53वीं से लेके 55वीं बीपीएससी प्री 2011 तक पूछा गया था। अगर हम बात करें तो 109(1) के अनुसार जो है धन विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जाएगा। साथ ही अनुच्छेद 109(2) में कहा गया है कि राज्यसभा को धन विधेयक को 14 दिन की अवधि में जो है वो पारित करना होगा। साथ ही राज्यसभा सिफारिशों सहित सभी विधेयक लोकसभा को 14 दिन में वापस करेगी। इससे ज्ञात होता है कि राज्यसभा धन संबंधी मामलों में जो है वो शक्तिहीन है। हमारा अगला सवाल है कि संविधान और मंत्रिमंडल शब्द एक ही बार प्रयोग हुआ है, वह है। संविधान में जो है वो मंत्रिमंडल शब्द एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह कहाँ पे प्रयोग हुआ है आपको बताना है। ठीक है, तो ये जो सवाल है हमारा 41वीं बीपीएससी प्री 1996 में पूछा गया सवाल है। और जो संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग है दोस्तों, ये कहाँ पे हुआ है तो 352 में। कहाँ पे? अनुच्छेद 352 में हुआ है। तो इसीलिए हमारा ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। अगर हम बात करें संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल एक बार अनुच्छेद 352 के खंड 3 में किया गया है। इसके अनुसार राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा तभी कर सकेगा जब वह मंत्रिमंडल उसे लिखित रूप में संसूचित करे। ठीक है, तो याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि क्योंकि एक ही बार किया गया है इसीलिए ये क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है। तो अनुच्छेद 352, 56 और 60 जो है वो आपातकाल से संबंधित है। ये भी 3 अनुच्छेद जो है वो याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर दिया जाता है। और ये सवाल जो है हमारा 38वीं बीपीएससी 1993 में पूछा गया सवाल है। तो इसमें क्या है कि उनकी जनसंख्या के अनुपात में जो है वो स्थान दिया जाता है। इसीलिए हमारा बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, जिस हिसाब से जिस राज्य की जनसंख्या है उसी हिसाब से जो है वो सीटें निर्धारित की जाती हैं। अगर हम बात करें तो राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया गया है और इस प्रकार किस राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें होंगी इसका निर्धारण जो है वो संविधान की 4वीं अनुसूची में दिया गया है। ठीक है, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। ठीक है, आपको बताना है कि राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं तो ये हमारा 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अगर आपसे पूछे कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है तो राज्यसभा का जो है कार्यकाल समाप्त नहीं होता है, वह अस्थायी सदन है। उसके सदस्यों का कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि, अब देखिए राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कभी भी गठित नहीं होता ना ही बंद होता है। तो इसे क्या है, बी हमारा जो विकल्प है वो सही हो जाएगा कि इसे जो है वो विघटित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि राज्यसभा को भंग करने का अधिकार जो है वो किसे प्राप्त है। तो राज्यसभा को भंग करने का अधिकार जो है वो आप सभी लोग सोच रहे हैं कि हो सकता है राष्ट्रपति को प्राप्त हो, लेकिन ऐसा नहीं है। राज्यसभा कोई भंग नहीं कर सकता, इसीलिए क्या है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि राज्यसभा को भंग करने का कोई प्रावधान ही नहीं दिया गया है। इसीलिए जो हमारा डी विकल्प है उपयुक्त में से कोई नहीं, वो हमारा सही हो जाएगा। ये सवाल जो है हमारा 40वीं बीपीएससी प्री 1994 में, अब 1995 में आपका पूछा गया है। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। राज्यसभा का देखिए एक अस्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है, अतः दिए गए विकल्पों में जो है किसी भी अधिकारी के द्वारा जो है इसे भंग नहीं किया जा सकता है। हमारा अगला सवाल है कि राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का क्या अर्थ है। ठीक है, शून्यकाल का क्या अर्थ है आपको बताना है कि शून्यकाल जो है उसका क्या अर्थ है। तो देखिए शून्यकाल किसे कहा जाता है, तो जब सत्र जो है वो प्रारंभ होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे शून्यकाल कहते हैं। ठीक है, शून्यकाल कहते हैं, लेकिन जो है यहाँ पे जो है ऐसा कोई मतलब उत्तर नहीं दिया गया है जो पर्याप्त हो, तो इसीलिए क्या है कि आयोग ने क्या है इस क्वेश्चन को हटा दिया था। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो स्टार मार्क कर दिया गया था। तो याद रखिएगा कि जब सत्र की शुरुआत होती है तो उसे हम शून्यकाल कहते हैं। ठीक है, हमारा अगला सवाल है
कि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। अब देखिए संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन क्या है, किसके, देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, या संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए, या एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में जो है वो मतभेद हो। तो इनमें से जो है वो कौन कौन सा आपका सही है। तो देखिए जब कोई ऐसा विधेयक आता है जिस पर जो होता है मतभेद होता है, ठीक है, तो उसको लेके क्या करता है कि राष्ट्रपति जो है वो है संयुक्त सदनों का जो है संयुक्त अधिवेशन करता है दोनों सदनों का। लेकिन अब देखो बुलाएगा कौन, ठीक है, अधिवेशन को बुलाएगा राष्ट्रपति, लेकिन क्या है कि उसका जो है अध्यक्षता कौन करेगा, तो लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। तो ये भी याद रखिएगा। इसीलिए हमारा जो डी विकल्प होगा, डी विकल्प केवल 4 वो हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि राष्ट्रपति क्रमशः कितने सदस्यों को लोकसभा व राज्यसभा के लिए नामांकित कर सकता है। तो सबसे पहले लोकसभा की बात की गई है, तो लोकसभा में जो है वो 2 कर सकता है और राज्यसभा में 12 कर सकता है, ठीक है। अब बहुत लोग जल्दबाजी में क्या करेंगे कि 12 और 2 कर देंगे। तो देखिए क्रम याद रखिए, पहले लोकसभा बोला है और फिर जो है वो राज्यसभा बोला है, इसीलिए हमारा जो है 2 और 12, ठीक है, ये हमारा सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला तथा समाज सेवा से संबंध में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक योग्यता रखने वाले, ठीक है, 12 व्यक्तियों को राज्यसभा की सदस्यता के लिए नामांकित कर सकता है। संविधान के मूल अनुच्छेद 331 में प्रावधानित है कि यदि राष्ट्रपति की यह राय है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं है तो वह लोकसभा में उस समुदाय के दो से अनधिक सदस्यों को नामित कर सकेगा। अब देखिए प्रश्न जो पूछा गया था वो पहले का था, लेकिन अब क्या है कि 104वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है जो 2 सदस्य एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति निर्वाचित करता था, मनोनीत करता था, वो क्या है उसको ख़त्म कर दिया गया है, ठीक है। तो ये भी चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है। अब केवल जो है वो राज्यसभा के 12 सदस्यों को ही क्या है राष्ट्रपति जो है वो नामित कर सकता है, और 2 वाला प्रावधान जो था लोकसभा का वो ख़त्म हो चुका है। देखिए राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने लोग मनोनीत किए जाते हैं, तो 12 जो विकल्प है हमारा सी विकल्प वो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। हमारा अगला सवाल है कि संसद के सत्रावसान के समय अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है वो किस में निहित है। तो ये हमारे किस में निहित है, आप देख पा रहे होंगे उत्तर भी राष्ट्रपति में जो है ये शक्ति निहित होती है, ठीक है। अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 123 के तहत जो है संसद के सत्रावसान के समय जो है वो अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित होती है और राष्ट्रपति ऐसा कर सकता है। हमारा अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार जो है धन विधेयक की परिभाषा में क्या सम्मिलित है, ठीक है। धन विधेयक की परिभाषा में क्या सम्मिलित है, जो सवाल है आपका वो 66वीं VPSC री एग्ज़ाम में पूछा गया सवाल है, ठीक है। तो इसमें क्या सम्मिलित है, तो इसमें जो है आपसे पूछा जाए कि टैक्स लगाना समाप्त करना या उसके विनियमन में प्रत्यावर्तन करना, धन की उधारी व विनियमन करना, कि भारत की संचित निधि के धन को विनियोग करना, ठीक है, या जो है भारत की संचित निधि से खर्च का विवरण देना। तो देखिए संविधान अनुच्छेद 110 के तहत जो है वो टैक्स लगाना समाप्त करना व उसके विनियमन में प्रत्यावर्तन करना, धन की उधारी का विनियमन करना और भारत की जो है संचित निधि के धन का विनियोग करना और व्यय जो खर्च का विवरण देना, ये सभी जो है वो धन विधेयक में संबंधित है। इसीलिए जो है हमारा ई विकल्प जो होगा उपयुक्त में से एक से अधिक वो हमारा सही हो जाएगा। अगर हम बात करें एक्सप्लेनेशन की तो संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत जो है टैक्स लगाना समाप्त करना, उसके विनियमन में प्रत्यावर्तन करना, धन की उधारी और विनियमन करना, भारत की संचित निधि के धन का विनियोग करना और व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना, इन सभी को जो है धन विधेयक की परिभाषा में शामिल किया गया है। अतः इस प्रश्न का सही विकल्प जो है वो ई होगा। अब ई में 2 दिया गया है, इनमें से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक, तो याद रखिएगा जो उपयुक्त में से एक से अधिक है वो हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए हमारा जो अगला सवाल है वो हमारा संसद की समितियों से है, जो संसदीय समितियाँ हैं उनसे, ठीक है। तो देखिए इसमें जो है क्या होता है कि संसद की कुछ समितियां हैं जो अपना कार्य देखती हैं, उनसे संबंधित जितने भी प्रश्न बने हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए लेखानुदान बना है, आपसे पूछा जा रहा है लेखानुदान कब बना है। देखिए 60 से लेकर 62 VPSC 2016 तक पूछा गया है, ठीक है। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा
वो हमारा सी हो जाएगा। बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु जो है वो लेखानुदान बना हुआ है, इसीलिए हमारा सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। देखिए, विनियोग विधेयक के पारित होने के बाद ही संचित निधि से कोई रकम निकाली जा सकती है, किंतु यदि सरकार के वित्तीय वर्ष के अंत में बदलाव आए और नई सरकार विनियोग विधेयक तुरंत नहीं लाए या किसी अन्य कारण से विनियोग विधेयक के पारित होने के पहले ही रुपए की आवश्यकता हो, तो अनुच्छेद 116 का के तहत लोकसभा तथा सभा लेखा अनुदान पारित करके जो है वो सरकार के लिए अग्रिम राशि मंजूर कर सकती है। अनुच्छेद 116 में यह व्यवस्था की गई है कि आकस्मिक परिस्थितियों में सरकार को बहुत अधिक धन की आवश्यकता हो, जैसे युद्ध के समय, तो संसद सकल राशि की स्वीकृति दे सकती है। इसे अनुदान वोट फॉर क्रेडिट भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। ठीक है, तो लोक लेखा समिति जो है वो अपना रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत करती है। ठीक है, किसको, ये आपको बताना है। तो जो लोक लेखा समिति होती है वो अपनी रिपोर्ट जो होती है वो लोकसभा को प्रस्तुत करती है, इसीलिए हमारा लोकसभा के स्पीकर को हमारा बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। ये सवाल जो है हमारा 53वीं से लेके 55वीं बीपीएससी तक लगातार पूछा गया है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें तो लोक लेखा समिति, जिसे हम पब्लिक अकाउंट कमेटी भी कहते हैं, कि इसके अलावा जो है रिपोर्ट लोकसभा के जो है स्पीकर को प्रस्तुत करेगी। ये कौन, तो लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति केवल लोक व्ययों पर नियंत्रित रखने वाली एक संसदीय समिति है। इसके टोटल सदस्य कितने होते हैं, तो 22 सदस्य होते हैं। 15 जो होते हैं वो लोकसभा से होते हैं और 7 जो है वो राज्यसभा से होते हैं। इसका उद्देश्य जो है लोक व्यय के दुरुपयोग और अनियमितताओं को सदन के समक्ष उजागर करना होता है। यह उन लोक प्राधिकारियों के विरुद्ध जो है कार्रवाई की सिफारिश भी करती है जो व्यय के दुरुपयोग हेतु उत्तरदायी पाए जाते हैं। समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के आधार को मानकर जो है वो, देखिए, जो सीएजी है वो रिपोर्ट अपनी किसको सौंपेगा, तो वो जो है वो किसको सौंपेगा, तो कमेटी जो ये है पब्लिक अकाउंट कमेटी लोक लेखा समिति, इसको अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। और जो लोक लेखा समिति है ये रिपोर्ट की जांच करेगी कि जो रिपोर्ट में दिया गया है, जितने पैसे खर्चे होने की बात की जा रही है वो क्या सही ढंग से खर्चा हुआ है, तो इसकी जांच जो है वो लोक लेखा समिति करेगी। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, और इसका अध्यक्ष जो होता है, ठीक है, वो विपक्ष का होता है। ये भी याद रखिएगा कि इसका जो अध्यक्ष होता है सामान्यतः वो विपक्ष का ही कोई होता है। ठीक है, अब देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ें याद रखिएगा कि लोक लेखा समिति क्या करती है, तो सीएजी की रिपोर्ट जो है, सीएजी जो है इनको रिपोर्ट सौंपेगा और उसके बाद जो है वो उस रिपोर्ट को जो है ये अपना जांच करेगी। इसके अलावा जो है कि लोक लेखा समिति में जो है वो कितने सदस्य होते हैं, तो 22 सदस्य होते हैं। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि राज्यसभा से जो है लोक लेखा समिति में जो है या लोक लेखा समिति में जो है कितने सदस्य हो सकते हैं, तो 7 सदस्य हो सकते हैं राज्यसभा से और 15 सदस्य जो होते हैं वो लोकसभा से हो सकते हैं। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये जरूर पूछी जाएगी आपसे। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका के नियम विनियमन बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है। ठीक है, तो हमारा जो बी विकल्प है अधीनस्थ विधान पर समिति, अधीनस्थ विधान पर समिति जो है वो कार्यपालिका को नियम विनियमन बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है, इसीलिए हमारा जो है बी विकल्प सही हो जाएगा। ये जो है हमारा 67वीं बीपीएससी प्री 2022 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, देखिए, अधीनस्थ विधान पर समिति या कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन पर जो है कार्यपालिका को नियम विनियमन बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है। इस संसदीय समिति का कार्य यह जांच करना है कि क्या संविधान द्वारा प्रदत्त या संसद द्वारा प्रत्यायोजन के माध्यम से विनियम उपनियम योजना या अन्य वैधानिक साधन बनाने के लिए प्रदान की गई शक्तियों का कार्यपालिका द्वारा उचित रूप से प्रयोग किया जा रहा है अथवा नहीं। ठीक है, तो ये देखिए, इसमें सदस्य कितने होते हैं, 15 सदस्य होते हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है, आपको बताना है कि कटौती प्रस्ताव जो है उसका उद्देश्य क्या होता है। तो ये जो है 66वीं बीपीएससी में पूछा गया सवाल है दोस्तों कि कटौती प्रस्ताव जो है इसका उद्देश्य क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा सी, बजट प्रस्तावों के खर्च में कमी का प्रस्ताव जो है प्रस्तुत करना, वो क्या होता है, कटौती प्रस्ताव होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि बजट के प्रस्तावों में जो है खर्च में कमी का प्रस्ताव जो है प्रस्तुत करना जो है वो क्या होता है, कटौती प्रस्ताव होता है। देखिए, बजट की अनुदान मांगों में संशोधन है तो लोकसभा या राज्य की विधानसभा में प्रस्तुत किए जाने वाला कटौती प्रस्ताव
कहलाता है। इसके तहत सरकार द्वारा प्रस्तुत अनुदान मांगों को अनुचित बताते हुए उसमें कमी का प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है? आपको बताना है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है वो वार्षिक वित्तीय विवरण या जिसको हम बजट बोलते हैं वो संसद के समक्ष जो है प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। तो इसका सब जवाब जो हो जाएगा वो शायद आप सभी जानते हो, अनुच्छेद 112 के तहत जो है बजट को जो है वो संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। और ये जो है आपका 17वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम में पूछा गया सवाल है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, अभी हाल ही में पूछा गया सवाल है। तो याद रखिएगा कि अनुच्छेद 112 के तहत जो है राष्ट्रपति को वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के सामने रखना होता है। यह विवरण भारत सरकार के अगले वित्त वर्षीय के लिए अनुमानित प्राप्तियों और व्ययों को दर्शाता है। इसे बजट विवरण के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला सवाल है कि संसदीय अधिनियम से संबंधित है। देखिए, आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर जो है भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था? तो आप सभी को पता होगा कि इसे हम क्या कहते हैं, फजल अली आयोग भी कहते हैं, जिसके मतलब संस्तुति पर जो है वो भारत के राज्यों का जो है वो पुनर्गठन किया गया था। तो ये कब किया गया था? तो ये जो है हमारा 1956 में, ठीक है, 1956 में जो है वो किया गया था। ठीक है, आज़ादी के बाद जो है भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग जो है यह अधिनियम जो है 1956 में पारित किया गया था, जिसमें भाषा के आधार पर जो है वो राज्यों के पुनर्गठन का प्रावधान किया गया था। तो आपसे अगली बार पूछ सकता है कि किस आयोग के सिफारिश पर? तो फजल अली आयोग के सिफारिश पर जो है वो ऐसा किया गया था। ठीक है, मणिपुर राज्य का गठन हुआ था। आपसे पूछा जा रहा है कि मणिपुर राज्य का जो है वो गठन कब हुआ था? तो देखिए 65वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम 2020 में पूछा गया है कि मणिपुर राज्य का जो है वो गठन कब हुआ था? तो मणिपुर राज्य का गठन जो हुआ था वो 1972 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1972 में हुआ था। इसीलिए हमारा ए विकल्प सही हो जाएगा। उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत जो है मणिपुर राज्य का गठन मेघालय और त्रिपुरा राज्यों के साथ 21 जनवरी 1972 को हुआ था, याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? ठीक है, जिला फोरम उन शिकायतों पर विचार करता है जहां वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होता है और राज्य सरकार यदि उचित समझे तो एक जिले में जो है एक से अधिक जिला फोरम की स्थापना कर सकती है, या जिला फोरम के सदस्यों में से एक महिला होगी, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसमें जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं ये सारे जो है वो सभी हैं, ठीक, सही हैं। ठीक है, और जो गलत आपसे पूछा है तो गलत कोई नहीं है, इसीलिए हमारा जो ई विकल्प होगा वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, और ये जो सवाल है आपका 68वीं बीपीएससी प्री 2023 में पूछा गया सवाल है। देखिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 उपभोक्ता विवादों के समाधान के लिए त्रिस्तरीय अर्धन्यायिक न्यायिक तंत्र को प्रख्यापित करता है, जिसमें जिला आयोग, राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग शामिल है। इस अधिनियम के अनुसार राज्य सरकार एक जिला फोरम का गठन करेगी, यदि उचित समझे तो एक जिलों में से एक से अधिक जिला फोरम का गठन कर सकती है, और एक जिला फोरम में अध्यक्ष, योग्यता जिला जज की एवं कम से कम 2 सदस्य होंगे, जिसमें कम से कम एक महिला सदस्य अवश्य हो। ठीक है, कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 35 वर्ष की। और जिला आयोगों के क्षेत्राधिकार में उस शिकायतें आएंगी जहां वस्तुओं या सेवाओं के लिए जो है भुगतान का मूल्य 50 लाख रुपए से ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो याद रखिएगा हमारा जो कथन दिया गया था, जो हमारा विकल्प दिए गए थे वो सारे सभी थे और आपसे सही थे, और आपसे पूछा था गलत, तो गलत कोई नहीं था। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघ का जो है 28वां राज्य बना? ठीक है, यह 28वां राज्य है, और ये सवाल जो है बीपीएससी CDPO प्री 2005 में पूछा गया सवाल है। तो इसमें जो है झारखंड जो है वो हमारा सही हो जाएगा। झारखंड कब बना था? तो 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर को ही क्यों बना था? क्योंकि 15 नवंबर को बिरसा मुंडा का जन्म दिवस होता है, इसीलिए उसी के उपलक्ष्य में जो है 15 नवंबर 2000 को जो है वो भारत के 28वें राज्य के रूप में जो है वो झारखंड का निर्माण किया गया था। ठीक है, तो दोस्तों आज का सेशन हमारा यहीं तक था, और आपसे मैं होमवर्क के लिए एक सवाल दे रहा हूं, और आपको बताना है कि सर्वोच्च न्यायालय एक है तो संघीय न्यायालय है, कि मानव अधिकारों का संरक्षक है, या संविधान का अंतिम विवेचक है, या सिविल न्यायालय है, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये भी आपका 67वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम में पूछा गया सवाल है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आप लोग एक्टिविटी करेंगे तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदा होगा, और आपको जो है वो सवाल जो है लंबे समय तक याद रहेंगे। ठीक है, तो आप जो है वो अगर आपका मन करे तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं। ठीक है, हमारा जो
अगला सेशन होगा वो सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित जितने भी सवाल हैं, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय से संबंधित, इन सभी से जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनसे संबंधित होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दिया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।